बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अमीन और साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल। आज मैं बायो का लेक्चर नंबर 6 देने लगा हूं। ये चैप्टर 12 है, 10th क्लास। आप इसको ज़रा बड़े ध्यान से सुनिए और बड़ा अहम चैप्टर है और इसके अंदर आप ये देखते हैं कि बड़ी पेचीदगियाँ मौजूद हैं और इस लेक्चर ये लेंथी एक चैप्टर है और इसमें से लाजमी तौर पर एक आज सवाल जो है वो आना। शुरू आगाज में जो किया है ये कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स क्या है और टाइप ऑफ नर्व सेल्स क्या है और उसके बाद टाइप ऑफ नर्व्स क्या होती हैं। तो इनके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आपको समझ आनी चाहिए वो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये इससे क्या मुराद है। देखिए, आप बगैर इस बात को देखना है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कोऑर्डिनेशन मौजूद होता है। पहली बात तो ये है। अब सेकेंडली, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली। और इसमें टिश्यू जो है और ऑर्गन, ये इसका ये मतलब नहीं है कि डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली, ये इनको आज़ादी नहीं है अपना अपना काम करें जी, और नहीं, ये मिलजुल कर काम करते हैं। इसलिए इस बात को बखूबी समझ लें, इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या, कि आज़ादी नहीं है जी इनको। और असल में बात क्या है, तो फुल बॉडी वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए टास्क। जब उन्हें जस्ट पूरे जिस्म को किसी भी एक काम को करना, तो सारी जिस्म जो है वो इकट्ठा काम करता। तो दीज एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड। कोई भी काम किया जाए, वो तमाम एक्टिविटीज जो हैं किसी काम के लिए जो परफॉर्म की जाती हैं वो सारी कोऑर्डिनेटेड होती हैं, मरबूत होती हैं, वो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, वो मिलजुल कर काम करती हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो अनेबल द ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को कोऑर्डिनेशन जो है वो इस काबिल बनाता है कि वो कोई रिस्पॉन्ड कर सके ड्यू टू हैपनिंग्स इन द सराउंडिंग द वर्ल्ड, यानी जो उसके इर्द गिर्द दुनिया है उसमें जो वाक़यात हो रहे हैं उसके तहत वो कोई रद्द अमल जाहिर कर सके। नाउ हम एग्जाम्पल एक लेते हैं। व्हेन ए बॉय रन्स टू कैच ए बॉल, एक गेंद को वो पकड़ना चाहता है दौड़कर। अब वो कैच करने के लिए क्या करेगा, he uses the hundreds of the muscles to move the arms, legs and back, और ये तमाम मसल्स को मुतहर्रिक करता है। और नर्वस सिस्टम uses the information from his sense organ, और उसके सेंस ऑर्गन से तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाती है एंड कोऑर्डिनेट द मसल्स, और मसल को ये नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट कर देता है, इसको मजबूत कर देता है। और उसका क्या होता है जी, मसल्स कंट्रैक्ट इन करेक्ट सीक्वेंस में और एक सही और दुरुस्त तसलसल के साथ वो कंट्रैक्ट करते हैं और अपनी सही पावर के साथ जो है जितनी दरकार होती है उस पावर के साथ कंट्रैक्ट करते हैं। और फिर वो उनकी कंट्रैक्शन एक लेंथ ऑफ टाइम के लिए भी होती है कि इतने वक्त में आपने इस तरफ को कंट्रैक्ट करना और इस तरफ को कंट्रैक्ट करना। ये तमाम बातें जो हैं ये कोऑर्डिनेशन में आती हैं। ये है कोऑर्डिनेशन। और अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, आप उनका भी जायजा लें और उन पर गौर करें। आपने ब्रीथिंग को पढ़ा, ये डायफ्राम और लंग्स का काम है। अब हार्ट बीट को आप देखते हैं तो हार्ट के अंदर जो है वो एट्रिया भी है, वेंट्रिकल भी है, लेफ्ट और राइट भी है, एट्रिया है और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल भी है। तो इनका जो कंट्रैक्शन का एक रिदम के साथ
आप इस बात को देखिए कितना कोऑर्डिनेशन है। और ब्लड प्रेशर एडजस्टमेंट, अब देखिए ब्लड प्रेशर जो है उसकी एडजस्टमेंट करना, ये भी एक कोऑर्डिनेशन है। और मिलजुल कर ब्लड, तो ये इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो आती है वो हार्मोनल भी हो सकती है। और इसके अलावा जो है ये ब्लड प्रेशर जो है वो एडजस्टमेंट ये टिश्यूज की भी हो सकती है। तो इस इन द सेम वे द रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा हीट, आप जिस्म से एक्स्ट्रा हीट को जो खारिज करना चाहते हैं या खारिज नहीं कर होना चाहती, तो मतलब उसको टेम्परेचर को मेंटेन करना है, तो उस सूरत में अब ज्यादा अगर हीट है तो स्किन जो है वो उसके लिए ये हीट को एक्स्ट्रा हीट को स्वेटिंग के जरिए या और कोई तरीके का जिस तरीके से मतलब हो सकता है वो उसको मेंटेन करने की कोशिश करते। नाउ स्टूडेंट, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन की कितनी किस्में हो सकती हैं, तो ये इन ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देख रहे हैं। और खास तौर पर हम अपने बारे में ही स्टडी तो कर रहे हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक होता नर्वस कोऑर्डिनेशन, तो नर्वस सिस्टम इस में इन्वॉल्व होता है। और नर्वस सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे कि ये है क्या। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम होता है। एक होता केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो करते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम इसको कहा जाता है। कोऑर्डिनेटेड एक्शंस, अब ये कोऑर्डिनेटेड जो एक्शन है, इस कोई भी कोऑर्डिनेटेड एक्शन होता है उसके 5 कंपोनेंट हैं जो बेयक वक्त अमल करते हैं। और बेयक वक्त जो है किसी रिस्पॉन्स तक पहुंचते हैं। कोई एक स्टिमुलाई होता है, हम आखिर पे उसके एक रद्द अमल जो है वो शो करते हैं, लेकिन कैसे, दरमियान में ये सारी बातें। हाँ, ये हम स्टिमुलस, फिर स्टिमुलस से ये जो हमें इंफॉर्मेशन जो है वो रिसेप्टर वसूल करता है उस स्टिमुलाई की, और फिर कोऑर्डिनेटर को देता है। कोऑर्डिनेटर जो है वो एक मैसेज क्रिएट करता है जो कि अफेक्टर्स को जाता है, और अफेक्टर जो है वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो आइए एक एक का हम जायजा लेते हैं।
ये अब हम देखते हैं रिसेप्टर के बारे में। तो रिसेप्टर क्या है? देखिए, रिसेप्टर वो हैं जो स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, जो मुहर्रक को पहचानते हैं, उसको पहचान लेते हैं कि ये मुहर्रक ये हुआ है, और डिटेक्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद डिटेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। और खास फिर ये भी होता है कि कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइप जो होता है स्टिमुलस, वो हर एक रिसेप्टर अलग अलग करता है। आप अभी नीचे जो है मैंने आपको 5 रिसेप्टर के बारे में बताऊंगा, और सेंसरी आर्गन उनको कहते हैं। और ये सेंसरी आर्गन जो है ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। और इसी तरह स्पेशली बिल्ट आर्गन, टिश्यूज और सेल्स, ये तमाम। अब यहाँ पे ये भी है कि रिसेप्टर जो है वो आर्गन है। तो नीचे आप देख सकते हैं ईयर इज आर्गन, आई इज आर्गन, नोज इज आर्गन, टंग। अब ये आप आर्गन तो कह सकते हैं, स्किन भी है, लेकिन ये टिश्यूज भी हैं इनके अंदर, और खास टिश्यूज, खास सेल्स ये मौजूद हैं। और आइए अब एग्जाम्पल को, द ईयर डिटेक्ट द साउंड वेव्स, साउंड वेव इज स्टिमुलाई, और आई डिटेक्ट द लाइट इज स्टिमुलाई, और इसको डिटेक्ट करती हैं। तो आई जो है ये रिसेप्टर है। द नोज डिटेक्ट द केमिकल स्मेल्स, और टंग डिटेक्ट द टेस्ट, द स्किन डिटेक्ट एनी टाइप ऑफ द टच, एनी टाइप ऑफ द टच जो है ये उसको फील कर लेती हैं। तो ये है ये रिसेप्टर, हमारे दोस्त 5 सेंसरी ऑर्गन्स आर द रिसेप्टर, और दिस डिटेक्ट पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई हैं को डिटेक्ट करते हैं जी। अब हम यहां पर तीसरे नंबर पर आते हैं कोऑर्डिनेटर। तो देखिए कोऑर्डिनेटर कौन से हैं? कोऑर्डिनेटर 2 किस्म के होते हैं। एक आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये कोऑर्डिनेटर है। दूसरा कोऑर्डिनेटर जो है वो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो आइए अब ये किस तरह वर्क कर रहे हैं। यहां पे इनकी वर्किंग की तरतीब, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर से, फिर उसके बाद क्या करते हैं, सेंड द मैसेज थ्रू नर्व इम्पल्स, और नर्व इम्पल्स के तहत जो है वो मैसेज सेंड करते हैं। तो मैंने ये बात नहीं कही कि वो मैसेज जो है वो किसको दे रहे हैं, क्या मसल को दे रहे हैं या ग्लैंड को भी दे सकते हैं। नहीं, ये अब आगे आप इसका तजिया, इसलिए यहां पर बात जो है इसको हमने स्टॉप कर दिया कि ये इम्पल्स जो है मैसेज के तौर पर जो है ये भेजते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड ये रिसीव द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, ये केमिकल की शक्ल में रिसीव करते हैं, एंड सेंड द मैसेज बाय सेक्रेटिंग पर्टिकुलर हार्मोन्स, और फिर ये ग्लैंड जो है पर्टिकुलर हार्मोन जो है ये प्रोड्यूस करेंगे। तो जाहिर है कि इनका रोल जो है आहिस्ता आहिस्ता आपको जैसे जैसे ये आप चैप्टर पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह आप तमाम इनका रोल जो है कि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का क्या रोल है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या रोल है, ये कोऑर्डिनेटर हैं और ये मिलाते हैं आपस में रिसेप्टर्स को और अफेक्टर्स को। यहाँ पे अफेक्टर्स की बात करें तो रिसीव द मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस इट्स रिस्पॉन्स, ये तो बात है जी। अफेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेटर से लेंगे। अब देखिए ये कोऑर्डिनेटर, और इसमें ब्रेन हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड है, और इसने क्या जी, न्यूरॉन कैरी द मैसेज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू मसल एंड ग्लैंड्स। अब पीछे जो पढ़ा आपने वहां पे ये मसल की जानब जो है वो मैसेज का लफ्ज नहीं लिखा हुआ, तो जाहिर है कि ये बात आगे आकर बताएगी विच एक्ट एज अफेक्टर, और जो अफेक्टर कहलाते हैं, क्योंकि ये अफेक्टर के बारे में हमने बताना था ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दीज आर आल्सो कोऑर्डिनेटर। अब ये कोऑर्डिनेटर इनके अफेक्टर क्या है जी, हमने इस एंडोक्राइन ग्लैंड का फैक्टर, द पर्टिकुलर हार्मोन्स कैरी द मैसेज फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड
टू द टारगेट टिश्यू की तरफ ले जाते हैं। अब देखिए, नेफ्रॉन आर द टारगेट टिश्यूज, ये अफेक्टर है। नेफ्रॉन आर अफेक्टर्स फॉर सम हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के लिए ये अफेक्टर है जी, और ये टारगेट टिश्यूज है। इसी तरह बोन और लिवर जो है, दीज आर आल्सो टारगेट टिश्यू। ये टारगेट टिश्यूज से बहुत से मेनी हार्मोन्स, ये एक हार्मोन नहीं, बहुत से हार्मोन्स के लिए ये टारगेट टिश्यूज का काम करते हैं। और यहां पर आपने अफेक्टर रिसीव द मैसेज फॉर्म कोऑर्डिनेटर एंड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स, और एक रद्द अमल जाहिर करते हैं। नाउ द रिस्पॉन्स क्या होता है? देखिए, रिस्पॉन्स को आप समझने के लिए, ये आपको मालूम है कि कोऑर्डिनेटर जो है वो अफेक्टर को पैगाम भेजते हैं। जब वो पैगाम भेजते हैं तो इस सूरत में ये अफेक्टर एक काम करते हैं, परफॉर्म्स एक्शन, ये एक्शन करते हैं। अब अमल क्या करते हैं, क्या उन्होंने काम करना है जी? द एक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, उसी एक्शन को हम रिस्पॉन्स कर देते हैं। अब रिस्पॉन्स कहते हैं तो ये है रिस्पॉन्स के, इसमें फैक्टर्स परफॉर्म द एक्शन और एक्शन इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स। देखिए, अब अगर आप इस रिस्पॉन्स को, कोई भी रद्द अमल जो है वो आप जो ज़ाहिर करते हैं, तो जैसे भी एक लड़का जो है वो गेंद को पकड़ता, तो गेंद को पकड़ना जो है ना वो इसका रिस्पॉन्स था। तो अब यहां पर देखिए, शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होते हैं कुछ, तो शॉर्ट लिविंग और कुछ लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स होते हैं, देर पा रहते हैं। शॉर्ट लिविंग थोड़े अरसे के लिए होते हैं, और इसमें बहुत कम टाइम में ये परफॉर्म होते हैं। द पुलिंग द हैंड अवे फ्रॉम द सम, ये सम फ्रॉम द सम थिंग्स वेरी हॉट, आप एक गर्म चीज को हाथ लगा लेते हैं तो वो एक एक्शन इमीडिएटली जो है इफेक्ट होता है, तो ये शॉर्ट लिविंग रिस्पॉन्स होता है। तो लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स जो है, याद रखें, लॉन्ग लिविंग रिस्पॉन्स जो होते हैं उसमें देर पा होता है, काफ़ी देर तक, और ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिस्टम्स है, तो ये प्रोड्यूसेस द स्लो रिस्पॉन्स, ये आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्स देते हैं, और ये देर तक उसका जो है वो असर रहता। यहाँ पे ना ये 5 जो उसके कंपोनेंट हैं कोऑर्डिनेशन के, वो हम बयान कर चुके। अब हम थोड़ा सा इस पे जाते हैं कि इंसान का नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। तो ये इसके तो 2 कंपोनेंट हैं। देखिए, नर्वस सिस्टम में जब आप देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और इसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, दीज आर द कोऑर्डिनेटर, और सीएनएस को सिस्टम जो है वो कहा जाता है। दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स एंड अराइजेज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उससे ये निकलती हैं। और ये पेरिफेरल नर्वस, इनकी डिटेल आपने पढ़नी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी जानना, और इसी तरह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें के बारे में भी आपने जानना है। और ये नर्व जो हैं ये निकलती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से, और पूरे जिस्म के अंदर पहुंचती हैं, और ये इसमें जो कि मोटर न्यूरॉन मिक्स्ड होती हैं, मोटर न्यूरॉन भी होती हैं और उसके साथ सेंसरी न्यूरॉन भी होती है। तो ये अब इस लिहाज से हम पीएनएस सिस्टम है और सीएनएस सिस्टम, इनको 2 जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। 2 मेजर कंपोनेंट जो है इनके बारे में अब देखिए। सबसे पहले इसको जानने के लिए जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो उसकी इकाई को जानना जरूरी है। द यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम को जानना जरूरी है। ये क्या है जी? इसको पहली बात तो ये है कि आप जब ये कहेंगे नर्व सेल, तो नर्व सेल जो होता है वो एक होता, जब सेल हटा दें और नर्व रह जाए तो वो टिश्यू होता है। न्यूरॉन जो है दीज आर द सेल्स, ओनली सेल। और ये लफ्ज जो है टिश्यू और यूनिट में फर्क आप करें, और नर्व सेल कहा जाएगा यूनिट को, नट नर्व। और उसके बाद जो है न्यूरॉन
ये नर्व, ये भी नर्व सेल्स हैं जी, और यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम कहलाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, अब फंक्शन की, अब इस लिहाज से न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप, ये 3 किस्म की न्यूरॉन्स जो हैं बोली जाती हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, अब ये सेंसरी न्यूरॉन कंडक्ट द इंफॉर्मेशन, ये कंडक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पेक्टर टू द सीएनएस सिस्टम की जानब जो है ये अपनी इंफॉर्मेशन को भेजती हैं। और सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, सेंसरी ऑर्गन्स में मौजूद होती हैं। नेक्स्ट है सेंसरी न्यूरॉन्स हैव 1 डेंड्राइट एंड 1 एक्सॉन, और ये भी बात आपने याद रखनी है कि इस तरह इंटर न्यूरॉन के बारे में जानते हैं तो ये इसमें मैनी डेंड्राइट और एक्सॉन मौजूद होते हैं, और ये बनाते हैं फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को बनाते हैं, और ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन और फिर इनको इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसका तकाबली जायजा लेते हैं और उसके बाद जानने की कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ किसकी है, और या इसी ये टेस्ट किसका है, या इसे जो चीज़ आपके सामने आ रही है, आंखों के सामने आ रही है, उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। यानी पहले से महफूज जो आपका प्रोग्राम, जो पहले चीज आप देख चुके हैं या सुन चुके हैं, वो उससे टैली किया जाता है। स्टिमुलेट द मोटर न्यूरॉन, और फिर मोटर न्यूरॉन को स्टिमुलेट करती हैं। दे हैव मैनी डेंड्राइट, और जिनके बहुत से डेंड्राइट और एक्सॉन होती हैं, और इस तरह ये थर्ड जो है दीज आर द मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन के बारे में आप जान लें कि मैनी डेंड्राइट बट ओनली 1 एक्सॉन होता है, और इस तरह ये कैरी करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं? वो तो भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, और मसल्स अब को पहुंचाते हैं, ग्लैंड्स को पहुंचाते हैं, तो जो कि अफेक्टर्स होते हैं, तो अफेक्टर तक जो है वो मैसेज को पहुंचाने का काम करती हैं मोटर न्यूरॉन्स। तो अब देखिए इसमें नेक्स्ट हम इस लिहाज से देखते हैं। देखिए स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल को पढ़ना जरूरी है। इसमें मैंने लिखा है सेल बॉडी है, डेंड्राइट है, एक्सॉन है, श्वान सेल्स होते हैं, और नॉन माइलिनेटेड पॉइंट्स होते हैं, उसमें माइलिन शीथ होती है। इम्पल्स जो है इस ये कैसे नहीं कंडक्ट की थी, ये इतनी होती है, और ये सारे बारे में ये 6 इसके पार्ट जो हैं वो सेल बॉडी क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जी मौजूद है। डेंड्राइट क्या है जी? कंडक्ट द इम्पल्स टू द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ ये सेंसरी न्यूरॉन से लेकर आते हैं, और उसके बाद ये एक्सॉन्स, एक्सॉन जो है ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स फ्रेम अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो उसको ले जाते हैं। और श्वान सेल्स जो हैं नोरेल्जिकल सेल्स कहलाते हैं, और ये सेल जो हैं रेगुलर इंटरवल अलोंग द एक्सॉन मौजूद होते हैं, और ये सेक्रीट करते हैं फैटी लेयर माइलिन शीथ को, ये सेक्रीट करते हैं। माइलिन शीथ जो है ये फैटी लेयर है। अब देखिए माइलिन शीथ जब बन जाती है तो नॉन माइलिनेटेड पॉइंट भी अपीयर होते हैं, और जिनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। तो माइलिन शीथ जो है याद रखिए ये इंसुलेटर है, और इसमें से कोई भी इंपल्स अंदर से गुजर कर नहीं जा सकती, ये नॉन कंडक्टर है। इंपल्स इलेक्ट्रिकल ये प्रोसेस होता है, और इस तरह इंपल्स इज नॉट कंडक्टेड इन दिस माइलिन शीथ। और फिर इंपल्स कैसे जाती है जी? इंपल्स जंप ओवर द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ के ऊपर जंप करती है, और सच टाइप ऑफ इंपल्स आर कॉल्ड द सॉल्टेटरी जंपिंग इंपल्स इसको कहते हैं। जंपिंग इंपल्स का है सॉलिटेटरी इंपल्स कहा जाता है। और ये जो सॉलिटेटरी है ये याद रखें, इस को भी आपने ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी बाकायदा अलहदा से पॉइंट याद करें। तो आइए ये आपकी बुक के अंदर ये दिया गया, आप यहाँ देखें मॉडल न्यूरॉन दी है और मोटर न्यूरॉन को मॉडल बनाया। एक बात तो ये बात नहीं, हालांकि इंटर न्यूरॉन ये लिखी है, सेंसरी न्यूरॉन ये ऐसे हैं,
ये इनका सेंसरी न्यूरॉन एक एक्सोन है, एक डेंड्राइट है, और इंटर न्यूरॉन मैनी एक्सोन में ये डेंड्राइट है। और फिर इसमें जो मोटर न्यूरॉन होती है इसके मैनी डेंड्राइट और 1 एक्सोन होता है। तो आइए इसमें देखते हैं, ये इसकी सेल बॉडी है जी, ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके बाहर जो है वो डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट आप देख रहे हैं, और ये इसका एक्सोन जो है ये यहाँ पे अवे फ्रॉम द सेल बॉडी जा रहा है, और इसके ऊपर ये न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं जिनको श्वान सेल्स कहते हैं, और ये श्वान सेल जो हैं ये फैटी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करती है, और ये माइलिन शीट बनाती है, और माइलिन शीट जो है वो इस तरीके से इसके अंदर से गुजर कर कोई भी इंपल्स जो नहीं जा सकती। ये अल्टरनेटली आप ये देखें कि जहां पर माइलिन शीट मौजूद नहीं है उसको नोड्स ऑफ रेनवीयर कहा जाता है, और यहाँ ये जंपिंग जो इंपल्स है ये दूसरे सिरे तक पहुंच रही है, एक्सोन के दूसरे सिरे पर इस तरीके से पहुंचती है, सॉलिटेटरी इसको इंपल्स का कहते हैं। तो यानी स्टूडेंट अब थोड़ा सा एक और बात जो मैंने जरूरी समझा था कि आपको नर्व के बारे में, ये पहले मैं आपको बता चुका कि नर्व को सिर्फ आप अकेला बोलेंगे ना तो फिर आप कहेंगे ये टिश्यू है, और जब आप नर्व के साथ सेल लगा दें तो फिर वो एक सेल है, एक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी पेचीदगी है और इसके बारे में अवेयर करें और लिखने में बड़े ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो यूनियन ऑफ द सेवरल एक्सॉन इन्वेलप्ड बाय द लिपिड, और ये है जी नर्व की डेफिनेशन। और फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व्स है बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन की प्रॉपर्टीज पर है। तो एक्सॉन की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? देखिए एक्सॉन जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन किस तरफ को ले जा रहे हैं, हाँ एक्सॉन ने लेकर जानी है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जानी है। तो सेंसरी नर्व्स क्या है? वो एक्सॉन सब सेंसरी न्यूरॉन है। तो सेंसरी नर्व जो है ये सेंसरी सेल्स के अंदर जो है, और ये जो है इस तरीके से ये लेकर जाती हैं सेंसरी, वहां से इंफॉर्मेशन CNS सिस्टम की तरह जानब लेकर जाएंगी। और देखिए जी मोटर है, तो मोटर न्यूरॉन एक्सॉन जो निकलते हैं ना ये अब जाएंगे अफेक्टर की जानब, और मोटर, और इसीलिए एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन है तो ये CNS सिस्टम से निकलते हैं, ये ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं। तो इनका 1 एक्सॉन जो है वो होता है। लेकिन मिक्स्ड नर्व जो होती हैं ये इनके एक्सॉन जो हैं वो मुख्तलिफ मिक्स होते हैं, और मैनी एक्सॉन और मैनी डेंड्राइट होती हैं। इसमें बोथ एक्सॉन्स आर सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स जो हैं वो जो मौजूद होते हैं और प्रेजेंट, और मिक्स्ड नर्व जो हैं वो ज्यादातर ये इनका काम जो है वो ज्यादातर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये मौजूद होता है। लास्टली आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, हालांकि इसके बारे में आपने पढ़ना है तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पढ़ लेंगे, तो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपने गैंग्लियन के बारे में जानना। तो ये गैंग्लियन जो है नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं होते, ये नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी ये इसमें सेल बॉडीज होती हैं ऑफ मैनी न्यूरॉन्स फॉर्म ए ग्रुप ऑफ इन्वेलप्ड बाई ए मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन से इन्वेलप होती हैं। तो इनके बारे में आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में उसके जब वहां पढ़ेंगे तो एट दैट टाइम यू विल बी अवेयर ऑफ। अब ये स्टूडेंट मैंने अपना ये चैप्टर जो है इस स्टार्ट किया और इब्तदाई तौर पर आपको नॉलेज मैंने मुहैया कर दिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे, और थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। अगर इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर दीजिएगा और मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह।
हाँ जी, अब इसको